हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका और भारत का राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका और भारत का राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। चलिए, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत संघ है, उसकी कार्यपालिका शक्ति होती है, वो दोस्तों राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया है? संसदीय शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। क्या होती है संसदीय व्यवस्था? जिसमें राष्ट्रपति दोस्तों नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष माने जाते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम नागरिक या भारत का प्रथम व्यक्ति कौन कहलाता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की क्या है दोस्तों? योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य तब होता है जब वो इन शर्तों को पूरा करे। क्या है शर्त? वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के दोस्तों योग्य होना चाहिए और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि नोट कुछ विशेष तथ्य, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद का अगर सदस्य है तो वो पद दोस्तों लाभ का पद नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पंडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया। इसमें दोस्तों पंडिचेरी की विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यीय प्रस्तावक, 50 सदस्यीय अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों में 50 सदस्य कैसे होते हैं? प्रस्तावक, और 50 सदस्यीय अनुमोदक भी होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जब तक उसकी कवरेज एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमण मत पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचित अवैध घोषित होने पर इसके द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं होते। अगर दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसमें निर्वाचन अवैध घोषित होने पर इसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य, अगर निर्वाचन अवैध हो जाता है कि राष्ट्रपति ने घोटाला करके जीता है और उसने कुछ कार्य कर दिया है कि भारत में विकास के लिए कोई भी योजना चलाई, तो वो योजना दोस्तों अवैध नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण कर लिया तो 5 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल संभाल कर ही अपना पद त्याग कर पूर्ण रूप से पद से हट जाता है, जब तक नया राष्ट्रपति पद पर न बैठे। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। नया राष्ट्रपति जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो दोस्तों उस पद पर बना रहेगा।
पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारण पत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसमें गैर मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ देनी पड़ती है, सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो उच्चतम न्यायालय है जिसका वरिष्ठ न्यायाधीश है। अगर वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं है तो उसके अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है पद पर तो वरिष्ठ न्यायाधीश, नहीं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एक होता है, वो दोस्तों इसको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति के निम्नलिखित दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी दोस्तों पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधन में अपना त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर सकता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 और 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है। अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है कि भारत का अतिक्रमण। महाभियोग के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग में केवल एक ही आधार है अनुच्छेद 61(1), जिसमें संविधान पर अतिक्रमण के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान में प्रावधानों के उल्लेख पर संसद किसी सदन का एक पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन से पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है तो उसे 14 दिन पहले लिखित में एक सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर उसे सदन की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, और उस सदन के जो भी लिखित प्रस्ताव होगा उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और ऐसी जांच की स्थिति में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझ जाती है। उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। राष्ट्रपति में एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप अगर प्रस्तावित पास कर देता 1/3 बहुमत से तो दूसरा जो होता है संसद उसके पास जाएगी, लोकसभा में, राज्यसभा में पास होकर लोकसभा के पास, लोकसभा में दूसरे बहुमत प्राप्त हो गई 2/3 से, तो दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर जो लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए तो उसे पद त्याग करना ही पड़ेगा। पद अब राष्ट्रपति की रिक्त होने के 6 महीने के अंदर दोस्तों भरना होगा। अगर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाते हो तो 6 माह दोस्तों 6 माह के भीतर नए वोट करवाकर नया राष्ट्रपति बनाना होगा। जब राष्ट्रपति पद रिक्त या पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति पहले ही कर सकता है अनुच्छेद 61 के भाग 1, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसलिए एक उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अनुच्छेद 56(1) के ग में ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा जब तक दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग से न हटाए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र न दे। उससे पहले दोस्तों राष्ट्रपति अगर पद से नहीं छोड़ सकता जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, और उसका कार्यकाल सिर्फ वही राष्ट्रपति संभालेगा, न कि दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते कितने होते हैं? मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है दोस्तों, 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी राष्ट्रपति को मिलते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन व भत्ते में किसी भी प्रकार की दोस्तों कमी नहीं की जा सकी। उसे बढ़ाया जा सकता है वेतन और भत्ते को, पर कम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति को कितनी? 9 लाख रुपए। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्नलिखित
नियुक्त करता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री पद होते हैं उन पर सदस्यों को बैठाता है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत में नियंत्रण महालेखागार परीक्षकों की नियुक्ति, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। अब परिषदों के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों में कुछ आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, भाषाई आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों अन्य राजनयिकों के सदस्य, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य। अब बात करते हैं विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद पर अभिन्न अंग होता है जिसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक सदस्य है संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान सभा भंग करने के संबंधित अधिकार है। संसद के एक सदस्य में या साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदस्यों में अभिभाषण करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बना सकता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व दोस्तों सहमति आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य में क्षेत्र सीमा, नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। धन विधेयक के अनुच्छेद 117 के भाग 1 में धन विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति में है और संचित निधि में व्यय करने के विधेयक अनुच्छेद 117 के भाग 3 में है। ऐसे कराधान पर अपने राज्य के हित से जुड़े प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्य के बीच में व्यापार, वाणिज्य और संगमता या समागम पर निर्बल लगाने वाले विधेयक भी राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं। संसद सदस्यों में मनोनयन के अधिकार, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब तक वो उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, नामांकित कर सकता है। इस प्रकार वो कला, साहित्य, पत्र विज्ञान, सामाजिक कार्यों में प्राप्त अनुभव, दक्षता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद भी कर सकता है। अब अध्यादेश जारी किस प्रकार करेगा, उसके राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की कौन सी शक्ति है। संसद के स्थगित करने समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद में अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 1 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची में विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता जब तक दोनों सदन सत्र में होते हो, और ये राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति, सैनिक बलों में सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सुनिश्चित होती हुई तीनों दलों का प्रमुख नेता, थल सेना, जल सेना, वायुसेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित करते हैं, विधि से बाहर नहीं होता। राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। समाधान की शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा भी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उसका प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति भी प्राप्त है। परिहार, लघुकरण और प्रतिलंबन। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के संबंधित अनुबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आक्रमण होने पर आपातकाल लगा सकती है। 3 प्रकार की, एक, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपातकाल के कारण अनुच्छेद 360 लगेगा, न्यूनतम ये 2 महीने की अवधि के लिए लगता है। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर
उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने पर राष्ट्रपति को जैबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 में केवल ये कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो ये विधेयक उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद ही यथाशीघ्र लौटा दिया जाएगा। जैबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इस बार तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों ये निर्णय नहीं लिया। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। चुनाव के संबंधित कौन से हैं तथ्य? एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है। एच राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति व 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जहां 1 बार चुनाव की हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित हुए हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अब उपराष्ट्रपति के 63वें अनुच्छेद क्या कहता है? संविधान में अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कार्यकाल 5 वर्ष। संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। योग्यता है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन पद के लिए तभी योग्य होता है जब वो ये शर्त पूरी करे, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होना योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा कि वो उस सदन में अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख को रिक्त कर सकता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि दोस्तों होती है 6 महीने। इसके दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और दोस्तों सभी सुविधाओं का उपभोग कर सकता है पद पर रहते हुए। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति और उसके कार्यों का संपादन सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य न हो तो वो दोस्तों क्या होगा? उसे 6 महीने के अंतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद दोस्तों छोड़ना होगा। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित अनेक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई लेनी पड़ती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधा दोस्तों प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को दोस्तों रद्द कर सके तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र। मंत्री दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, ये ताकत राष्ट्रपति के अंदर होती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के सबसे बड़ा कार्यकाल
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 14 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर रहे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी प्रधान पहली व्यक्ति रही है जो 2 अलग-अलग अवधियों पर प्रधानमंत्री रही हैं। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, एक भी दिन नहीं हुए। विश्वास मत से प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा था, जिसमें लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में दोस्तों मंत्री बने रहे थे, मिनिमम 32 वर्ष तक। तो दोस्तों इसके वीडियो का क्रेडिट भास्कर राज को मिलेगा और गुरुजी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और सपोर्ट करें हमारे चैनल।